हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे सिविक्स के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारी टीजीटी पीजीटी सिविक्स सब्जेक्ट के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, हम जहाँ पे क्वेश्चंस के माध्यम से यानी कि पीवाईक्यूज के थ्रू, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस के थ्रू हम नए नए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे थे, है ना। हमने ऑलरेडी 4 सेट जो है वो ऑलरेडी लगा लिए हैं, यानी कि 40 क्वेश्चन। मैं कोशिश करती हूँ कि हर सेट में 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे ताकि ज़्यादा सवाल भी ना हो हमारे पास में, हम अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाएँ और हमारे जो एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर हो जाए। तो 40 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, 4 सेट ऑलरेडी कर लिए हैं सिविक्स के। आज आपका 5वां सेट जो है वो होने वाला है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी सीरीज जो है वो अच्छी लग रही होगी। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता दिया करो वीडियो के नीचे, ठीक है। हम आज की वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आई एम हर्षिता राठौर, मेरी क्वालिफिकेशन है मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट। 2 सालों का मैंने ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास में। 1000+ स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली मेंटोर किया है और पॉलिटिकल साइंस मेरा एक्सपर्टीज़ का सब्जेक्ट है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है हर्षिता मैम की पाठशाला। यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ वगैरह मिल जाती है। आपके एग्जाम से जुड़ी हुई कोई नोटिफिकेशन है, कोई करंट अफेयर की न्यूज़ है, कोई अपडेट है, या फिर कहीं पे कोई वैकेंसीज वगैरह आती है, तो मैं सारा कुछ यहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ। तो आपको सिंपली टेलीग्राम के ऊपर सर्च करना है हर्षिता मैम की पाठशाला, और हर्षिता मैम की पाठशाला लिखोगे तो आपको ऐसे मेरी फोटो लगी हुई दिख जाएगी, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है, हमारे यूट्यूब चैनल का ही कॉमन टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है लर्निंग टुगेदर। आप इसको भी ज्वाइन कर लेना। हमारी यूट्यूब की जो भी क्लासेस होती है, सारी फ्री क्लासेस की लिंक वगैरह है ना, सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन जो है, क्लासेस की प्लेलिस्ट वगैरह, हम सब कुछ यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो आपसे क्लासेस की कोई भी जानकारी मिस ना हो या फिर अन्य कोई भी जानकारी मिस ना हो, इसके लिए आपको दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ये वाला मेरा पर्सनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, कॉमन टेलीग्राम है ये हमारा लर्निंग टुगेदर, ठीक है। अब आई होप ये इंट्रोडक्शन क्लियर होगा। अब हम हमारे पहले क्वेश्चन से है ना क्लास को शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अब जितने भी सवाल आपके सही होते हैं मुझे कमेंट करके जरूर से बताया करो कि मैडम इतने क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं, ताकि मुझे पता चले कि आपके कितने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। हम शुरू करते हैं क्लास को। पहला सवाल क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया है। यानी कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो आपका टॉपिक है, आई होप आपको पता होगा कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या होता है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किसने किया है, एडम स्मिथ ने किया है, कार्ल मार्क्स ने किया है, हीगल ने किया है, या फिर रूसो ने किया है, ठीक है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, पॉलिटी में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके, तो आप कोई भी आंसर को यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। रूसो के अनुसार समझौते के परिणाम स्वरूप एक ऐसा समाज की स्थापना होती है जिसे वह राज्य, जनता, संप्रभु, नागरिक, प्रजा आदि सब कुछ कहता है। तो यानी कि रूसो जो है उसने किसको एक्सेप्ट किया है, रूसो जो है वो आपके प्रत्यक्ष प्रजातंत्रवाद को एक्सेप्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है ये रूसो ने समर्थन किया है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी रूसो इसका करेक्ट आंसर है। आगे लिखा हुआ है, रूसो की राज सत्ता किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्ति समूह की सत्ता नहीं है, बल्कि यह सामान्य इच्छा के आधार पर स्थापित समाज है। सामान्य इच्छा यानी कि जनरल विल, रूसो ने जनरल विल के बारे में बात करी है ना। रूसो क्या कहते हैं, रूसो कहते हैं कि एक जनरल विल होना चाहिए, एक कॉमन विल होना चाहिए, सामान्य इच्छा होनी चाहिए जिसमें सभी लोगों की इच्छा आएगी, किसी एक का प्रभुत्व उसमें ज्यादा नहीं होगा, सभी लोगों की बात मानी भी जाएगी और वो सबके लिए भलाई के लिए बात होगी। सामान्य इच्छा जो है इसकी बात करते हैं। इनकी जो सत्ता है वो किसी एक इंसान के ऊपर फोकस नहीं करती, बल्कि सामान्य इच्छा के आधार पर स्थापित एक राज्य है। रूसो की सामान्य इच्छा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में ही संभव हो सकती है, प्रतिनिधित्व मूल्य प्रजातंत्र में संभव नहीं हो सकता है। तो इसलिए रूसो जो है वो सामान्य इच्छा की बात करते हैं, जनरल विल की बात करते हैं। इसलिए रूसो में क्या आएगा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो आपकी सामान्य विल के अंदर हो सकती है, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपके जनरल विल के अंदर हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी रूसो इसका करेक्ट आंसर है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। रूसो के अनुसार सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से आपकी सोसाइटी बनी है, और सोसाइटी में जो आपका समाज बना है उस समाज में यहाँ पे है ना किसी भी एक स्पेशल व्यक्ति या स्पेशल ग्रुप के आधार पे समाज नहीं बनाया गया है, बल्कि जनरल विल जो है आपकी सामान्य इच्छा जो है, सामान्य इच्छा के आधार पे, जनरल विल के आधार पे रूसो का समाज जो है वो बना है। और ये जो जनरल विल है ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ही हो सकता है, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ही आपके है ना
प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में ही आपकी सामान्य इच्छा की बात हो सकती है, तो इसलिए रूसो जो है वो सामान्य इच्छा की बात करते हैं, रूसो जो है वो आपके डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी रूसो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी बताती हुई चलूंगी ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे क्लियर होते चले, एक्सप्लेनेशन भी आपको पता चलता रहे सवाल का। हमारा मेन उद्देश्य ये नहीं है कि सवाल का आंसर क्या है वो हमको देखना है, बल्कि सवाल के पीछे का जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है वो हमको पढ़ना है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहां पे हुआ था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था या फिर बेल्जियम में हुआ था? आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव जो है वो कहां पे हुआ था? तो आधुनिक दल व्यवस्था यानी कि मॉडर्न पार्टी सिस्टम जो है वो सबसे पहले आपकी अमेरिका के अंदर आई थी। ठीक है, आधुनिक दल व्यवस्था यानी कि मॉडर्न पार्टी सिस्टम, और ये मॉडर्न पार्टी सिस्टम जो है वो आपकी सबसे पहले अमेरिका में आई थी। अमेरिकी संविधान के संदर्भों को लेकर संवैधानिक और संवैधानिक विरोधी विचारधारा के आधार पर दो दलों का गठन हुआ था, जिन्हें हम क्रमशः डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अमेरिका में बाय पार्टी सिस्टम है, यानी कि अमेरिका में दो पार्टी है, एक तो है आपकी डेमोक्रेटिक, एक है आपकी रिपब्लिकन। ठीक है, इनका नाम है जैसे हमारे कांग्रेस और बीजेपी है, वैसे वहां पे दो पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है आपका है ना डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। और सबसे पहले मॉडर्न पार्टी सिस्टम जो है वो कहां पे आया था? अमेरिका के अंदर ही आया था। सबसे पहले आधुनिक दल व्यवस्था जो है उसका उद्भव कहां पे हुआ था? अमेरिका के अंदर ही हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूएसए यानी कि अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। आगे बढ़ते हैं 43rd क्वेश्चन पे, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए थे, कब किए गए थे? 1946 जुलाई में, 1947 जनवरी में, 1946 दिसंबर में या फिर 1947 अगस्त के अंदर? भाई जो आपकी कैबिनेट मिशन प्लान आया था ना, आपका कैबिनेट मिशन प्लान आया था जिसके तहत हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना करी थी। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 1946 के अंदर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसकी स्थापना हो गई थी। तो आपसे पूछा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा जो है इसके चुनाव जो है वो कौन से साल में हुए थे? तो ऑप्शन नंबर ए 1946 में इसके चुनाव हुए थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसकी स्थापना हुई थी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में ही हुई थी, और इसके चुनाव जो है वो जुलाई से अगस्त 1946 में हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है जुलाई 1946 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए भी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट सभा जो है, हमारी संवैधानिक सभा जो है उसका निर्माण हुआ था, और इसके चुनाव जो है वो 1946 के अंदर हुए थे, वो भी जुलाई के अंदर। ठीक है, अब है ना हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी और जानकारी चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, संवैधानिक सभा के बारे में, अगर आपको थोड़ी सी और जानकारी चाहिए तो भारत की है ना प्रस्तावित सभा में 389 सदस्य थे। सबसे पहले जो आपकी संवैधानिक सभा बनी थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपसे पूछ लेंगे कि कितने सदस्य थे, तो आपके 389 लोग थे। ठीक है, 389 लोग थे। इसमें से आपके कुछ तो आपके ब्रिटिश इंडिया से आते थे, है ना, और कुछ आपके प्रिंसली स्टेट से आते थे, कुछ आपके प्रांतों से आते थे, कुछ आपके ब्रिटिश इंडिया से आते थे। लेकिन 1940 ये कब की बात है? ये जब की बात है जब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संवैधानिक सभा बनी थी 1946 में, ये तब की बात है। फिर क्या हुआ था 1947 के अंदर? 1947 में हमारा देश जो है वो आज़ाद हो गया था, और देश आज़ाद होकर दो हिस्से हो गए थे। एक हो गया था आपका पाकिस्तान, एक हो गया था आपका इंडिया यानी कि हिंदुस्तान। हम पाकिस्तान और इंडिया के अंदर डिवाइड हो गए थे। अब 389 में से जितने भी पाकिस्तानी लोग थे वो तो चले गए पाकिस्तान में, और जो बचे हुए थे वो थे आपके सिर्फ 299 लोग। तो 299 लोग जो है वो हमारे इंडिया में बच गए थे, और इन 299 लोगों ने फिर मिलकर हमारा संविधान जो है वो बनाने में योगदान दिया है। तो आपसे पूछे कि भाई है ना, सबसे पहले इनिशियल टाइम पे हमारी जो संवैधानिक सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है 1946 के टाइम पे, तब कितने सदस्य थे? तो 389 लोग थे। पर 1947 में इंडिया और पाकिस्तान जो है वो डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद में 389 में से कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान में चले गए थे, तो सिर्फ 299 लोग बच गए थे, और ये 299 लोगों ने मिलकर हमारी संवैधानिक सभा जो है इसको बनाया है। ठीक है, मतलब हमारा संविधान जो है इसको बनाया है। ठीक है, अब आपसे पूछे कि ये जो 389 लोग है इसका डिवीजन भी आपसे पूछ लेते हैं कि भाई 389 लोग जो हैं वो कहां से आते थे? तो 292 तो आपके भारतीय प्रांत से आते थे, आपके ब्रिटिश प्रोविंसेस से आते थे। 93 जो है वो आपके रियासतों से आते थे, यानी कि प्रिंसली स्टेट से आते थे। और 4 जो है वो आपके चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस थे, यानी कि मुख्य आयुक्त के प्रांत थे। ठीक है, तो 389 में से
292 जो है वो तो आपके भारतीय प्रांत यानी कि ब्रिटिश के जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्रिटिश का जो प्रोविंस है वहां से आते थे। 93 रियासतों से आते थे, आपकी प्रिंसली स्टेट से आते थे, और 4 जो है वो आपके मुख्य आयुक्तों के प्रांत से आते थे 2 दिसंबर 1946 तक। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने बताया कि 1947 में हम अलग अलग हो गए थे इंडिया पाकिस्तान, तो 389 में से कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान चले गए थे और 299 लोग ही आपके रह गए थे जिन्होंने हमारा संविधान बनाने में हेल्प करी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 1946 में संवैधानिक सभा का चुनाव हुआ था। सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके यहाँ पे क्लियर करती हुई चल रही हूँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार का शासन स्थापित किया था? यानी कि हिटलर ने जर्मनी में कौन से टाइप का रूल स्टैब्लिश किया था? लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, तानाशाही यानी कि डिक्टेटरशिप, कुलीन तंत्र यानी कि एरिस्टोक्रेसी, और राजतंत्र यानी कि मोनार्की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आई डोंट थिंक कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तानाशाही। जर्मनी में तानाशाही शासन की है ना स्थापना जो है वो करी थी किसने? हिटलर ने करी थी। तो तानाशाही जो है, डिक्टेटरशिप जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेमोक्रेसी, भाई लोकतंत्र तो कुछ था नहीं वहां पे, एरिस्टोक्रेसी भी नहीं थी, कुलीन तंत्र भी नहीं था। एरिस्टोक्रेसी क्या होती है? कुछ आपके है ना कुछ अमीर लोग हो सकते हैं या फिर कुछ आपके है ना ऐसे ग्रुप हो सकते हैं जिसके हाथों में, कुछ ही लोगों के हाथों में है ना शक्ति होती है, उसको हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। और राजतंत्र जहाँ पे राजा महाराजा के पास में शक्ति होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था वहां पे, तानाशाही चल रही थी वहां पे। डिक्टेटरशिप यानी कि जो आपके हिटलर है उसकी तानाशाही चल रही थी जर्मनी के अंदर। तो हिटलर ने जर्मनी के अंदर तानाशाही की स्थापना करी थी, डिक्टेटरशिप की स्थापना करी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ भी लिखा है ना, इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ भी सकते हो कि जर्मनी में तानाशाही शासन व्यवस्था स्थापित है ना की थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी के साथ जो संधि हुई उसने जर्मनी की आर्थिक एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा में हास हुआ है ना, मतलब लॉस हुआ था जर्मनी को। फिर जर्मनी को विश्व स्तर पर फिर से शक्तिशाली राष्ट्र बनने के लिए है ना हिटलर के नेतृत्व में है ना नाजीवादी सरकार जो है वो बनानी पड़ी। फिर हिटलर ने राज्य को सर्वोपरि मानकर निरंकुश शासन व्यवस्था को अपनाया। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था आपका, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, इसमें जर्मनी जो है वो हार गया था। आपके जो है ना जो आपकी स्ट्रॉन्ग पावर्स थी उससे जर्मनी हार गया था। हारने के बाद में इसको काफी ज्यादा यहाँ पे है ना लॉस जो है वो झेलना पड़ा। फिर यहाँ पे आपके हिटलर का लीडरशिप आ गई थी, तो हिटलर को वापस से यहाँ पे अपना नेतृत्व बनाने के लिए, वापस से यहाँ पे अपनी लीडरशिप को जगाने के लिए, शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए हिटलर है ना हिटलर के नेतृत्व में नाजीवादी सरकार जो है वो बनी थी, जिसने यहाँ पे तानाशाही रूल को अपनाया था। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, अ डिक्टेटोरियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन जर्मनी। ट्रीटी दैट फॉलोड वर्ल्ड वॉर 1 लेड टू डिक्लाइन इन जर्मनीज इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल स्टैंडिंग। बाय वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद में, अब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया तो लोगों का मानना था कि जर्मनी जो है इसकी वजह से ही वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो हुआ है, तो इसको यहाँ पे कुछ ना कुछ भुगतान करना पड़ेगा। तो जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में जो भी ट्रीटीज वगैरह हुई थी उसमें जर्मनी को काफी ज्यादा लॉस हुआ था। अब उस लॉस को वापस से रिस्टोर करने के लिए, यहाँ पे एक पावरफुल नेशन बनाने के लिए नाजी गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी हिटलर की लीडरशिप के अंदर, यानी कि हिटलर के नेतृत्व में, और हिटलर ने यहाँ पे ऑटोक्रेटिक सिस्टम को अपना लिया था। ठीक है, यानी आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है, कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? विच गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉन एज रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट? कौन सी सरकार को रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं? एरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र को, पार्लियामेंट यानी कि संसदीय व्यवस्था को, मोनार्की राजशाही को, और डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही को। तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम किसको जानते हैं? हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, संसदीय व्यवस्था जो होती है, इसको हम है ना उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जानते हैं, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कैबिनेट गवर्नमेंट एंड द वेस्ट मिनिस्टर मॉडल। जो आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसको हम रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं, और वेस्ट मिनिस्टर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो इस नाम से आपके सवाल काफी बार पूछे जाते हैं। ये पूछते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, हमारा जो पार्लियामेंट है वो कौन से मॉडल पे बेस्ड है? तो वेस्ट मिनिस्टर मॉडल जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सारे नाम जो है वो आपको पता होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछा है अगला सवाल, कानून का है ना सर्वमान्य स्रोत क्या है? यानी कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सोर्स ऑफ लॉ क्या है? ट्रेडिशनल एंड कस्टम्स, रिलीजन, लीगल कमेंट्रीज या फिर लेजिस्लेचर? कानून का सर्वमान्य स्रोत कौन सा है? परंपरा और रहना रीति रिवाज, धर्म है, कानूनी टीकाएं हैं, या फिर आपकी जो है ना विधानमंडल है वो है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा
प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ लॉ स्टेट, अदर सोर्स ऑफ लॉ इंक्लूड्स ट्रेडिशन, कस्टम, रिलीजन एंड लीगल कॉमेंट्रीज। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ट्रेडिशन, कस्टम, परंपराएं, रीति रिवाज जो है वो धर्म का क्या है, मेन सोर्स ऑफ लॉ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आई थिंक डी लिखा हुआ है, इसको आप ठीक कर लेना। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 47वें क्वेश्चन पे। संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी सबसे पहले किसने दी थी? लास्की ने दी थी, वॉन गिरके है ना, वॉन गिरके ने दी थी, बोदिन ने दी थी, या फिर आपका मैकलीवर ने दी थी? तो प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी जो है वो किसने दी थी? प्लूरलिस्टिक सॉवरेनिटी की थ्योरी जो है वो वॉन गिरके ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, प्लूरलिस्टिक थ्योरी वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय जर्मन राइटर गिरके एंड द ब्रिटिश राइटर मेटलैंड एंड फिक्स। ठीक है, मेटलैंड एंड फिक्स, तो ये सारे नेम्स आपको लर्न करने हैं। एक जर्मन राइटर है आपके, है ना, जो हमने अभी देखा गिरके, और ब्रिटिश राइटर है आपके मेटलैंड एंड फिक्स। इन दोनों ने मिलकर आपकी प्लूरलिस्टिक थ्योरी दी है। सर्वप्रथम जर्मन लेखक ग्रीक तथा है ना ब्रिटिश लेखक मेटलैंड और फिक्स द्वारा बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब मल्टी पार्टी सिस्टम इज नॉट फाउंडेड इन फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या फिर क्यूबा। बहुदलीय व्यवस्था जो है वो हमको कहाँ पे नहीं दिखी जाती है? फ्रांस में नहीं मिलती है, जर्मनी में नहीं मिलती है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलती है, या फिर क्यूबा में नहीं मिलती है। अब पार्टी सिस्टम जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपकी पार्टी सिस्टम जो है वो आपका सिंगल पार्टी सिस्टम भी हो सकता है, आपका बाय पार्टी सिस्टम भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया आपका अमेरिका के अंदर है, आपका यूके के अंदर है, या फिर आपका मल्टी पार्टी सिस्टम भी हो सकता है, जैसे आपका इंडिया के अंदर है। ठीक है, अब सिंगल पार्टी सिस्टम कैसे होगा? सिंगल पार्टी सिस्टम जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी का रूल चलता है। जैसे कि हम अगर पहले की बात करें तो पहले मतलब है ना, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही थी, कांग्रेस का ही रूल चलता था। तो इंडिया को अगर हम है ना प्रीवियस टाइम में देखें, एंशिएंट टाइम में देखें, तो इंडिया में क्या था? सिंगल पार्टी सिस्टम था। लेकिन इंडिया को अगर हम आज की कैटेगरी में देखेंगे तो हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी पार्टीज हैं, काफ़ी सारी आपकी है ना पार्टियां आ चुकी है। तो इंडिया अब आज की कैटेगरी में बन चुका है आपका मल्टी पार्टी सिस्टम। और हम अगर बाय पार्टी सिस्टम की बात करें तो बाय पार्टी सिस्टम आपका कहाँ पे देखने को मिलता है? बाय सिस्टम जो है वो आपका यूएस और यूके में देखने को मिलता है। अभी हमने यूएस में करा भी था, वहां पे आपकी दो ही पार्टीज है, एक तो है डेमोक्रेटिक और एक है आपकी रिपब्लिकन। बस ये दो ही पार्टीज जो है वो वहां पे चलती है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो कहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। आइए आपको बताना है मल्टी पार्टी सिस्टम आपको कहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम आपको क्यूबा में देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था आशय है कि जब किसी देश की राजनीति में काफी बड़ी संख्या में राजनीतिक दल हो और सत्ता में उसकी भागीदारी बड़ी हो। मतलब कोई देश बड़ा हो जहाँ पे काफी सारी पार्टियां हैं, जहाँ पे है ना लोगों की भागीदारी काफी ज्यादा है, जहाँ पे राजनीतिक दल काफी ज्यादा है, वहां पे आपको बहुदलीय व्यवस्था जो है वो देखने को मिलती है। बहुदलीय प्रणाली हमें महाद्वीपीय यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर, भारत में जैसे मैंने आपको बताया जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में है ना देखने को मिलती है। पर क्यूबा जो है वो कम्युनिस्ट शासन है, उसके कारण वहां पे एक दल ही है, यानी कि क्यूबा जो है वो आपका कम्युनिस्ट रिजीम है जहां पे सिंगल पार्टी है। ठीक है, अब ये आपके है ना मल्टी पार्टी कहां पे है? बाय पार्टी तो मैंने बता दिया, यूएस हो गया आपका, यूके हो गया आपका, यहाँ पे आपका बाय पार्टी सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ दो ही पार्टीज है। मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो कहाँ पे है? मल्टी पार्टी सिस्टम है आपका यूरोप के अंदर, आपका फ्रांस में, इंडिया में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में। ये आपका यहाँ पे क्या है? आपका बहुदलीय व्यवस्था चलती है, आपकी मल्टी पार्टी सिस्टम चलती है। और क्यूबा जो है वो आपका सिंगल पार्टी सिस्टम है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी जो है वो राज करती है। ऑप्शन नंबर डी क्यूबा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है? हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी? संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑस्टिन ने, हॉब्स ने, लॉक ने या फिर रूसो ने? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन ऑस्टिन जो है इसका करेक्ट आंसर है। जॉन ऑस्टिन ने आपकी संप्रभुता का एकल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपका, जॉन ऑस्टिन इज कंसिडर्ड एज द प्रोपोनेंट ऑफ है ना मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी यानी कि है ना जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का है ना प्रतिपादन किया है। किसने? जॉन ऑस्टिन ने किया है। और इनकी जो किताब है, कौन सी किताब है इनका है ना मेजर वर्क है प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, 1832 के अंदर ये आई थी। और लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस एंड फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ जो कि 1863 के अंदर आई थी। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, सॉवरेनिटी इज दैट पर्सन और
body of person whose command are habitually obeyed by the bulk of the society and who does not himself habitually obeyed any determined human superior। ठीक है, यानी कि आपको तो इतना पता रखना है इनकी है ना कृतियां कौन कौन सी है, उस कौन कौन से ईयर में आई थी वो आपको देख लेना है ऑस्टिन की। और ऑस्टिन जो है उन्होंने यहाँ पे संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50th क्वेश्चन पे क्या पूछा है, 4 एसेज ऑन लिबर्टी किसने दिया है, यानी कि स्वतंत्रता पर 4 निबंध जो है 4 एसेज ऑन लिबर्टी नाम की पुस्तक किसने लिखी है, हर्बर्ट स्पेंसर ने, जेएस मिल ने, अर्नेस्ट बार्कर ने या फिर एजा बर्लिन ने। तो एजा बर्लिन इसका करेक्ट आंसर है। एजा बर्लिन ने यहाँ पे किताब लिखी है 4 एसेज ऑन लिबर्टी। ठीक है, इन्होंने 2 एसेज ऑन लिबर्टी भी लिखा है। 2 एसेज ऑन लिबर्टी इनका सबसे पहले तो एक है ना लेक्चर था, उसके बाद में इनकी वो किताब भी बनी है जहाँ पे इन्होंने 2 तरीके की लिबर्टी के बारे में बात करी थी, नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी, यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, उसके बारे में इन्होंने बात करा था। और 4 एसेज ऑन लिबर्टी जो है वो भी आपका एजा बर्लिन ने ही बताया है। तो ऑप्शन नंबर डी एजा बर्लिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑथर ऑफ द 4 एसेज ऑन लिबर्टी एजा बर्लिन है और ये किताब आई थी आपकी 1969 के अंदर। ठीक है, प्रोमिनेंट प्रोपाउंडर ऑफ द नेगेटिव लिबर्टी इंक्लूड्स जॉन लॉक, जेएस मिल, बेंथम, जॉन रॉल्स, फ्रेडरिक हैयक, एजा बर्लिन, जेपी स्टार्ट, माइकल ऑक्सशॉट, ये सब जो है वो आपकी नेगेटिव लिबर्टी से बिलोंग करते हैं। एजा बर्लिन कौन सी लिबर्टी से बिलोंग करती है, ये भी आपकी है ना नेगेटिव लिबर्टी से बिलोंग करती है। और आपके जॉन लॉक हो गए, जेएस मिल हो गए, बेंथम हो गए, ये सब आपके आते हैं। ठीक है, आई होप आपको इसका आंसर जो है वो पता चल गया होगा। ऑप्शन नंबर डी एजा बर्लिन इसका करेक्ट आंसर है और 1969 के अंदर इसकी ये जो कृति है वो आई थी। तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी, आपको सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे। मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको काफ़ी अच्छा सा एक्सप्लेनेशन में प्रोवाइड कर तो आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना आपको क्लास जो है वो कैसी लगी है। मेरे टेलीग्राम चैनल को याद से ज्वाइन कर लेना, हर्षिता मैम की पाठशाला है। आपको सिंपली टेलीग्राम के ऊपर सर्च करना है तो वहाँ पे मेरा जो चैनल है वो दिख जाएगा आपको। बाकी आपको कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बता दिया करो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।